कि पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बड़े ही शबाब में है। हर कोई कैंडिडेट तैयार हो चुका है, बहुत कुछ तैयारी दिख रही है, लेकिन वही हम देख रहे हैं कि विवाद और मनमुटाव भी सत्ता और राजनीतिक दलों के बीच में, नेताओं के बीच में मतभेद और मनभेद दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मनभेद और मतभेद देखने के लिए मिल रहा है महाविकास आघाड़ी और शिवसेना के बीच में। भाई पूरा मामला क्या है, क्यों ये दोनों पार्टियों के बीच में इस तरह के मनमुटाव देखने के लिए मिल रहे हैं? इस पूरे विवाद को, पूरे मामले को जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लाल सिंह ठाकुर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। सर, जैसा कि चुनाव शुरू होने वाले और काफ़ी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है, ऐसे में महाविकास आघाड़ी और शिवसेना के बीच में जो है मनमुटाव देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस मनमुटाव के बीच को आप लेकर के? क्योंकि राजनीति का काफ़ी आपको ज्ञान है, कई वर्षों से, 30 से भी ज़्यादा वर्षों से आपको राजनीति का विशेष ज्ञान है, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, अपनी क्या ओपिनियन रखना चाहोगे दर्शकों के सामने? देखिए, महाविकास आघाड़ी और जैसा आपने कहा कि सीटों को लेकर के शिवसेना और महाविकास आघाड़ी में कुछ लोगों के साथ में मतभेद चल रहे हैं जी। अब महाविकास आघाड़ी जो है, इसमें कई दल मिला के एक महाविकास आघाड़ी बनी हुई है। उसी तरीके से एनडीए जो गठबंधन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी के अजीत दादा है, शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी है, उनके बीच में भी सीटों को लेकर के मतभेद है। सीटों को लेकर के कोई भी पार्टी अगर किसी तरीके से अलायंस करती है, गठबंधन करती है, अब आघाड़ी बनाती है, तो कुछ ना कुछ सीटों को लेकर के तालमेल में थोड़ा सा मनमुटाव होता है जी। तो जहाँ तक तो ऐसा लगता है कि वो मामला सुलझ जाएगा। अच्छा। कोई ऐसा बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसके ऊपर में सबकी नज़र है। यानी ये समझ लो कि महाराष्ट्र का चुनाव बोले तो पूरे देश की नज़र महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर में है। इसलिए है क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव संपन्न हुआ, उसमें देश के अंदर के जितने एग्जिट पोल थे, जितने बड़े बड़े क्या बोलते जर्नलिस्ट थे, जितने बड़े बड़े अखबार थे, सब ने जो एग्जिट पोल में ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार रही है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार रही है। जो आंकड़े दिए गए थे, जो अखबारों में लिखान आया था, जो रुझान आ रहे थे, उससे विपरीत ही परिणाम आया, जो कि सारे के सारे लोग चौंक गए। अब उसके ऊपर में जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो न्यायालयीन विषय हो गया कि आप न्यायालय में जाइए, उसको प्रूफ करिए। अब सवाल ये है कि उसी दौरान ये चुनाव डिक्लेरेशन होने के पहले यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब ने, उन्होंने ये कह दिया था, ये स्टेटमेंट दे दिया था कि हरियाणा का जो रिजल्ट आया हुआ है, उसी तरीके से महाराष्ट्र का भी रिजल्ट लोगों को भौचक्क कर देगा। अब सब कंफ्यूज है, भौचक्क कर देगा बोले तो कैसा है कि हरियाणा में जो रिजल्ट आया हुआ, उसके ऊपर में सारे के सारे लोगों ने ये आरोप लगाया कि एकनाथ क्या बोलते ये जो मतपेटी है, जिसको ईवीएम मशीन, हाँ, उसमें कुछ तो भी धांधली हुई है, 15-20 मशीनों की कुछ तो भी धांधली का विषय चल रहा है, और वो चल रहा है। कुछ लोग न्यायालय गए। महाविकास आघाड़ी और जो शिवसेना है, काफी अच्छे उनके तालमेल हुआ करते थे, लेकिन ये जो आपसी खटास आ रही है, पार्टियों की जो मनभेद देखने के लिए मिल रहे हैं नागपुर के, स्पेशली दक्षिण नागपुर पर, इसका क्या असर देखने के लिए मिलेगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दक्षिण नागपुर एक बड़ा क्षेत्र है और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से क्या आपकी दृष्टि है इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे मसले को, मुद्दे को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि शिवसेना दक्षिण नागपुर से दावेदारी जो कर रही है जी, क्योंकि दक्षिण नागपुर में किशोर कुमेरिया करके जो एक व्यक्ति है, जो आज सिटिंग 4 बार कारपोरेटर रह चुके, उप महापौर भी रह चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनको विधानसभा से सीट वहाँ मिलना चाहिए। वो उनकी दावेदारी भी है, जायज भी। अब अलायंस रहने के बाद में कांग्रेस ये चाहती है कि ये सीट हमको मिलना चाहिए, उनके बाद में कहेंगे। ये मतभेद जो थोड़ा सा आपसी है, आज नहीं तो कल तालमेल कुछ ना कुछ बैठे गए, तो कांग्रेस उनके लिए छोड़ दीजिए, शिवसेना उनके लिए छोड़ दीजिए। अलायंस है तो कोई ना कोई रास्ता इनको निकालना पड़ेगा। ऐसे हर पार्टी में रहता है, 1-2 सीटों के लिए घींचतान चलते रहती है, उसके लिए गठबंधन टूटता नहीं, 1-2-4 सीटों के लिए गठबंधन टूटता नहीं है। आज जैसे देखने में आया कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्या बोलते उम्मीदवारों की सूची जाहिर कर दी, लेकिन वो एक लालीपॉप भी हो सकता है, लालीपॉप भी हो सकता है। डमी कैंडिडेट के भी नाम डिक्लेयर कर दिया जाते हैं, ताकि उसके उस हिसाब से अगली पार्टी उसका आकलन करे, अच्छा इसको तो हम सारे को निपटा देंगे, इसको तो हम तोड़ जवाब दे देंगे, इसको तो हम हरा देंगे। लेकिन उसको देख करके, उस नाम को देख करके अपना उम्मीदवार जब घोषित करते हैं, बी फॉर्म पता चलता है कि उसको तो मिलता ही नहीं है, किसी दूसरे आदमी को बी फॉर्म दे दिया जाता है, सब आदमी हड़बड़ा जाता है, अरे यार इसको तो बी फॉर्म ही नहीं मिला।
ये सारी चीजें राजनीति में क्या नहीं होता, राजनीति में बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ तक तो देखने में आता है कि राजनीति कभी जिंदगी में किसी की ने की नहीं किया, सामाजिक कार्य कभी किसी ने नहीं किया है, सिर्फ करोड़पति है, सिर्फ करोड़पति है, कुर्ता पजामा पहन लिया, BMW गाड़ी से आया और टिकट ले लिया, चुनाव मैदान में खड़ा हो गया, चुन के भी आ गया, क्योंकि जिंदगी में उसने सामाजिक कार्य किया नहीं है, सिर्फ चुन के किया है, पैसे के बलबूते आया। क्योंकि आज टोटल राजनीति भी व्यवसायीकरण में तब्दील हो चुकी है। सर, जैसा कि नागपुर की जो हम हालत देख रहे हैं, कुछ वर्षों में काफ़ी खस्ता हुई है, रोजगार और अन्य जो मुद्दे हैं काफ़ी नागपुर में देखने के लिए मिल रहे हैं। बड़े बड़े जो राजनेता है नागपुर के ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो बड़े बड़े चेहरे हमारे नागपुर के ही है। जो नागपुर क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा होते जा रहा है, रोजगार स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे में अगर शिवसेना में और आघाड़ी पे, महाविकास आघाड़ी के बीच में मनमुटाव देखने के लिए मिला, तो ये जो चीजें हैं नागपुर के चुनाव में, नागपुर की जो है उस पर देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि ऑलरेडी ही जो शिवसेना है उसका मनभेद होकर के वो टूट कर मतलब दो गुट पे तो वैसे ही बढ़ गई, एक शिंदे गुट है, दूसरा उद्धव गुट है। तो ऐसे में और इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो बीच बीच में मनमुटाव आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें थोड़ा सा मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी। देखो, बेरोजगारी की समस्या तो चरम पर है जी, इसमें कोई दो मत नहीं। और सर बड़े बड़े चेहरे नागपुर के अंदर। और रही बात दूसरी, शिवसेना गुट जो है टूट के दो गुट में बढ़ गई, वो टूटी नहीं, उसको तोड़ा गया। जी जी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने के पीछे भी उसका एक मोटो था कि शिवसेना को जड़ से खत्म करना। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटो नहीं है कि शिवसेना को जड़ से खत्म करना। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यही एक मोटो है कि हर पार्टी को तोड़ डालना, स्टेट लेवल पे उनको बना डालना, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर सिर्फ एक में वो पार्टी रहे, भारतीय जनता पार्टी। ये उसकी मानसिकता है। वो कांग्रेस को भी तोड़ना चाहती है, राष्ट्रवादी को भी तोड़ना चाहती है, शिवसेना को भी तोड़ना चाहती है, जितनी पार्टियां वो सबको खत्म करना चाहती है, सिर्फ एक में वो राज चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। ये ऐसा हो नहीं सकता। एक ही व्यक्ति बुद्धिमान है, ये गलत बात है। दुनिया में हजारों करोड़ों की तादाद में जनता है, पब्लिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब चीज लोग भली भांति समझते, सबके समझ में आ रहा है कि ये इनकी नीति है और ये नीति टोटल गलत है। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी का मेरा एक ही कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े बड़े छोटे मोटे उद्योग है जो बंद के कगार पे है, उसको कंटिन्यू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज 5 साल हो गया, ये दूसरा टर्म का चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कोई विचार विनिमय नहीं करती। सी की यूनिट पड़ी है, हिंगना औद्योगिक क्षेत्र 1200 फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे मुश्किल से 100 फैक्ट्री भी आज चालू नहीं है। क्या कारण है? उसके ऊपर में कोई जांच नहीं होती, कोई सर्वे नहीं होता, उनको क्या कमी जा रही है फैक्ट्री को, कुछ नहीं होता। बुट्टी बोरिया औद्योगिक क्षेत्र मिहान जो है उसको लाया हुआ था, आज वहाँ पे कई कंपनियां आने के बाद में रिटर्न चली गई, वापस चली गई। उनको बिजली की समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है, और सबसे बड़ी समस्या कामगारों की आ रही है। कामगारों की समस्या क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? जब तुम्हारे पास में कायदा है, आज से नहीं है, कई समय से ये कायदा बना हुआ है कि कोई भी मजदूर 240 दिन अगर कंटिन्यू काम करता है तो उसको परमानेंट किया जाना चाहिए, उसको किमान वेतन मिलना चाहिए, उसको ESI मिलना चाहिए, उसको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, उसको साइकिल अलाउंस मिलना चाहिए, उसको क्वार्टर अलाउंस मिलना चाहिए, पर उसको नहीं मिलता। नहीं मिलने का कारण कैसा है कि हमारे यहाँ ठेकेदारी प्रथा जो है बड़े पैमाने पे चल रही है। आपने देखा होगा मेट्रो जो यहाँ चल रही है, मेट्रो का आम जनता ने, नागपुर वासियों ने स्वागत किया कि भैया ये मेट्रो आने से हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि मेट्रो के अंदर एक भी आदमी परमानेंट नहीं है, ये 4 डब्बे की जुगजू गाड़ी चल रही है। आज मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, बाकी स्टेट में जा करके मेट्रो देखिए कितने डब्बे की गाड़ी रहती है, उसकी स्पीड देखिए, सारी चीजें देखिए। ठीक है, आज हमारे यहाँ उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो जिस हिसाब से जिस हिसाब से तुम उसको चला भी रहे हो, तुम्हारे पास में आज जितने एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है सब ठेकेदारी पद्धति में है। और वो ठेकेदार भी यहाँ का नहीं है, वो ठेकेदार भी पूना का है। वो उसके माध्यम से सारे कामगार यहाँ भर्ती होते हैं, उसके माध्यम से उनको सैलरी मिलती है, किसी को किमान वेतन नहीं मिलता। सर, जैसा कि जो चुनाव होने जा रहे हैं, स्पेशली जो नागपुर की हम बात करें, क्योंकि वाकई में नागपुर की जो फिलहाल की स्थितियां हैं काफ़ी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के काफ़ी है, तो अगर जो भी टीम, जो भी पार्टी हमारे नागपुर शहर से चुन करके आती है, तो धरातल पे उन्हें किस तरह से कार्य करने की जरूरत है ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है उससे बढ़ाया जा सके। और दूसरा, यहाँ पर जो देखी जा रही है सड़कों की जो व्यवस्था है, कई सड़कें काफ़ी टूटी हुई है, मतलब जो यातायात समस्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो रोजगार है
डिग्रियां ले लेकर जो बच्चे हैं घूम रहे हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, मिहान है, मेट्रो है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट और भी काफी सारे प्रोजेक्ट होने के बाद भी नागपुर का जो बेरोजगारी है वो अपनी चरम सीमा पे है। तो जो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो भी पार्टी अगर जीत करके आती है तो उन्हें किस तरह से काम करने की जरूरत है, ताकि जो यहाँ की जो समस्या है, क्योंकि समस्या पर कोई बात नहीं करना चाहता, समस्या पे कोई काम नहीं करना चाहता। नागपुर की स्थिति जो दिन प्रतिदिन दुर्दशा हम देख ही रहे हैं, आपको तो ज्यादा नॉलेज है, आप भी देख ही रहे हैं सर, इस पर किस तरह से वर्क करना चाहिए और नागपुर शहर को एक प्रोग्रेसिव शहर बनाने की ओर लेकर जाना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसका तो सीधा सीधा सॉल्यूशन है, सत्ता पक्ष जो भी रहे जी, सत्ता में जो भी पक्ष बैठता है और विपक्ष में जो भी बैठता है, अगर दोनों पक्ष बैठ करके इसके ऊपर वे विचार विनिमय करते हैं तो किसी भी चीज का समाधानकारक हल निकालना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन होता यह देखने में यह आया कि सत्ता में जो बैठा होता है वो विपक्ष की सुनना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहते। जी जी। तो जब विपक्ष की सुनेगा ही नहीं तो किसी भी समस्या का समाधानकारक हल निकलेगा कैसा? अगर सत्ता में ये लोग भारतीय जनता पार्टी बैठी है, विपक्ष में अगर कांग्रेस बैठी है, बाकी तमाम दल बैठे हुए, अगर वो बेरोजगारी की समस्या को लेकर के इनके साथ में विचार विनिमय करना चाहती है और ये उनके साथ में बैठ के चर्चा ही नहीं करना चाहते, उसका हल निकलेगा कैसा? और रही बात बेरोजगारी की, सैकड़ों लाखों के तादाद में लोग शिक्षित हर साल डिग्रियां लेकर के सड़क पे आ रहे हैं। जब तुम्हारे यहाँ पे हिंगना औद्योगिक क्षेत्र है, नागपुर की मैं बात करता हूँ खाली, बुट्टी बोरी मिहान औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र है, वो सीक यूनिट चल रहे हैं, उसके ऊपर मैंने रिसर्च करना चाहिए कि ये कंपनियां सीक क्यों हो रही, इनको क्या तकलीफ जा रही है, उसको तुमने वो तकलीफ को दूर करना चाहिए ताकि उस वहां पे भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जी। जब उसकी समस्या का निराकरण तुम निकालोगे इस इंडस्ट्री का, तो वो इंडस्ट्री सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, तब वो भर्ती करेगा काम करो। वो उस फैक्ट्री में 500 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज वो 100 लोग नहीं पाल सकता है, क्योंकि उसके यहाँ बाकी अंदर तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे XYZ जो भी हो, या फिर समझ लीजिए कि जो राजनीतिक पार्टी है उनकी चंदे की हो, क्योंकि जो बहुत बड़े लेवल के पूंजीपति वर्ग क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल रहते हैं, इनको चंदा भी उन्हीं से लेना रहता है, तो ये भी उनकी कॉलर दबाए हुए रहते हैं कि भैया इलेक्शन आ रहा, हमारे को इतने फूके लगेंगे, इतने फूके लगेंगे, तो किसको किसको बांटेंगे? तो जैसे आपने एक बात कही थी अभी लाडली बहन योजना, तो लाडली बहन योजना ऐसा पासा है सरकार द्वारा जो काफी हद तक जनता के पक्ष में दिख रहा है, सरकार के भी पक्ष में दिख रहा है। कई जो हमारी बहना है उनके मन में एक संवेदना जगाने के लिए लाडली बहन को एक बिल्कुल फेंका गया है। तो लाडली बहन योजना से शिवसेना जो है शिंदे गुट, उसको क्या फायदा हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव पर? देखिए, ये उनकी एक सोच है, एक तर्क है कि हम 1500 रुपए देंगे और हमारी बहना हम पर खुश हो जाएंगी और मतदान के समय आकर के हमको वोट दे देंगी। तुम खो लेते हो, 50-50 करोड़ रुपए की तुम लोगों के ऊपर आरोप लगे हुए, और तुम 1500 रुपए दे करके अगर वोट बैंक खरीद रहे हो तो ये इम्पॉसिबल है। हर समय तुम आज इसको 1500 रुपए दे रहे हो, लेकिन बाकी जो वोटर्स रहते हो तो उनको तुम पौवा भी देते हो, गोश्त भी खिलाते हो, ढाबे पे पार्टियां भी देते हो, तो कोई जरूरी थोड़ी कि तुम इतना सब करने के बाद में वो मत तुम्ही को देने वाला है। वोट पैसे से खरीदा नहीं जाता। इसके लिए आज बुजुर्ग हो या महिला हो या युवा हो, सब उतने सज्ञान हो चुके हैं। इतनी दक्षिण नागपुर जो क्षेत्र है वहाँ से आपके हिसाब से किसकी दावेदारी मजबूत मानी जाएगी? क्योंकि नागपुर ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी वक्त गेम बदल सकता है, गेम बदलने वाली राजनीति हमेशा से ही नागपुर में से देखी गई। कैसा है कि अपन महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, एक विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपन ये बोल सकते हैं कि किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। जहाँ पे गठबंधन होता है वहां पे सब मिला करके उस व्यक्ति का प्रचार करते हैं। अगर समझ लो राष्ट्रवादी को अगर वो जाती है अलायंस में तो तीनों घटक जो भी रहेंगे राष्ट्रवादी का प्रचार करना पड़ेगा। शिवसेना के अलायंस में अगर उसके कोटे में दक्षिण नागपुर की सीट जाती है तो बाकी जो उनके साथ में अलायंस में रहेंगे वो उसका काम करना पड़ेगा। क्योंकि सर ऑलरेडी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी और जो उद्धव गट है उस पर तो मनमुटाव दिख ही रहा है, तो ऐसे में जो शिंदे गुट है उसको तो कहीं ना कहीं इसका फायदा देखने के लिए मिलेगा ही। शिंदे गुट ऑलरेडी एक्चुअली टूट चुका हुआ है। शिंदे गुट का नागपुर में तो मेरे को ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि उनका कोई गढ़ है नागपुर। लेकिन सर जो लाडली बहन के बाद एक सिंपैथी तो उन्होंने क्रिएट कर ही दी है बहनों के अंदर, तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो 19-20 यहाँ देखने के लिए मिल सकता नागपुर क्षेत्र में है, नागपुर का जो चुनाव है। देखिए
2-4-5% फायदा तो किसी भी चीज से होता है। तो मीठा मीठा बोलोगे तब भी लोग बहलावे में आ जाते। जी मोदी साहब कितना मीठा कितना अच्छा बोलते हैं। जी, अब तो मन की बात उनकी आप सुन लीजिए, रात के 12 बजे नोटबंदी कर देते। अब तो वो जय श्री जब राम। मन में आया वो खुद एक में डिसीजन ले जी, लेते। तो मीठा मीठा बोलने में कुछ लोग बहल जाते, जी लेकिन उतने लोग अभी सक्षम हो चुके हैं कि वो किसी जो आखिरी में मेरा यही कहना रहेगा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है इसकी नज़र पूरी देश की, क्योंकि हरियाणा के भी चुनाव में पूरी देश की नज़र उसके ऊपर में थी और जो चीज़ें वहाँ घटी ये जग जाहिर है, जग जाहिर है जी। ये जग जाहिर है। सारा लेकिन वो चीज़ें यहाँ नहीं घटेगी, ये जनता भी उतनी अब जागरूक हो गई और उसके साथ साथ में जो भी तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में उतर रही हैं वो सब एक बार भोग चुके, दोबारा वो घटना नहीं घटेगी, उतने वो भी जागरूक हो चुके। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाता जागरूक है, आज का जो मतदाता है वो जागरूक है जी। तो थैंक यू सर, हमसे इतनी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे मशहूर राजनेता, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों पे भी काफी एक्टिव रहते हैं लाल सिंह ठाकुर सर। काफी कुछ उन्होंने बताया। जो आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी और जो शिवसेना के बीच की जो मनमुटाव चल रहे हैं वो खत्म भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अगर खत्म हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बढ़े तो इसका फायदा कहीं ना कहीं शिंदे गुट को देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा कयास लगाई जा सकती है। अपना मकान हमेशा से ही जनता की सबसे पहली और आखिरी ख्वाहिश रही है, जरूरत रही है। तो जो भी नेता यहाँ से चुन करके आता है उसने यही जो जनता की जो चीजें हैं उन पर ध्यान दे करके काम करना की आवश्यकता, करना भी चाहिए। और ऐसी तमाम जो मुद्दे हैं हम उठाते रहेंगे विदर्भ दर्पण के माध्यम से। लेकिन आज के लिए हमारे चैनल पे फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगती है तो अपने कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।